हेलो जय हिंद एस्पिरेंट्स। तो अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे CGL 2024 के एग्ज़ाम के लिए आने वाला है और डेट्स भी अनाउंस हो चुकी हैं। तो अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे प्रैक्टिस टेस्ट्स और जिनमें मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQs थे जिनको हम लोगों ने डिस्कस किया। टोटल 20 प्रैक्टिस टेस्ट एक साथ हमने सॉल्व किया है और अभी 20 सेट्स सॉल्व करने के बाद हम शुरू करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। ठीक है, तो टोटली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। ठीक, इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर्स और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन पेपर्स को हम साथ में डिस्कस करेंगे। ये पहला सेट है। कंफ्यूज मत होइए कि मैंने कहीं किसी रैंडम जगह से क्वेश्चंस डाल दिए हैं। ये एज इट इज़ ऐसे ही एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के ही क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। टारगेट हमारा रहेगा भाई 50 आउट ऑफ 50। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करिए और अपना स्कोर जो होगा वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। किस पार्ट में मिस्टेक है? द टू मेन वर क्वेरलिंग विद वन अनदर क्लेमिंग द सेम वॉच एज देयर ओन। देखो, दो लोग लड़ाई कर रहे थे एक ही घड़ी को लेकर के, दोनों कह रहे थे कि मेरी है मेरी। हालांकि मिस्टेक कहाँ पे है? टू मैन। देखो, कहा गया है कि अगर दो लोग हैं तो दो लोगों के लिए कभी भी वन अनदर का इस्तेमाल नहीं होता। दो लोगों के लिए इस्तेमाल होता है क्या? ईच अदर। एंड दैट इज़ वाई किस पार्ट में मिस्टेक है? ऑप्शन बी। ठीक है, इस पार्ट में मिस्टेक है। यहाँ पे क्वेरलिंग विद वन अनदर ना होकर के क्वेरलिंग विद ईच अदर होगा। ठीक है, दो लोगों के लिए ईच अदर का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। अगेन एरर का क्वेश्चन है। एवरीबडी नोज दैट भूटान इज़ द मोस्ट पीसफुल ऑफ ऑल अदर कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड। अगेन इसमें एडजेक्टिव कंपैरिजन का इशू है। देखिए दिक्कत क्या है, जब दो या दो से ज़्यादा चीज़ों में जो सबसे बेस्ट होता है उसकी बात की जाती है ना, तो कभी भी ऑल अदर का इस्तेमाल नहीं होता। ठीक है, अदर का मतलब ही हो गया कि वो कंपैरिजन करने लगा। ठीक है, बट यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री नहीं यूज़ हो रही है, कंपैरिजन नहीं हो रहा है, उन सभी में सबसे जो बेस्ट की बात की जा रही है। एंड दैट इज़ वाई यहाँ पे अदर का इस्तेमाल नहीं होगा। राइट सीक्वेंस जो होगा वो होगा एवरीबडी नोज दैट भूटान इज़ द मोस्ट पीसफुल ऑफ ऑल कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड। ठीक है, सो किस पार्ट में मिस्टेक है? जहाँ पे ये ऑप्शन डी में मिस्टेक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है। द हायर यू क्लाइम द मोर डिफ़िकल्ट इट टू ब्रीथ। तो जितना ऊपर आप चढ़ते जाओगे उतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्या होगा? सांस लेना। तो ऐसे जो सीक्वेंसेस होते हैं, ऐसे जो फॉर्मेशन होता है सेंटेंस का, वो ये वाला जो पार्ट होता है ना, वो सिंपल प्रेजेंट में होता है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्या होगा? द हायर यू क्लाइम द मोर डिफ़िकल्ट इट, क्या? जितना आप ऊपर चढ़ते हो उतना ही सांस लेना कठिन होता है। तो हमने क्या बोला? होता है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात की जा रही है। एंड दैट इज़ वाई ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, द हायर यू क्लाइम द मोर डिफिकल्ट इट बिकम्स टू ब्रीथ। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन फिल इन द ब्लैंक्स है। नेहा हैज़ बीन क्राइंग मॉर्निंग। तो वो सुबह से रो रही है नेहा। ठीक है, एक डेफिनेट टाइम का यूज़ किया गया है कि सुबह से रो रही है। एंड दैट इज़ वाई डेफिनेट टाइम के लिए क्या यूज़ होता है? सिंस। ठीक है, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन हमें क्या करना है? सिमिलर ऐसा शब्द बताना है जो कि सिमिलर हो मीनिंग में। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? ऑपिलेंट शब्द लिखा हुआ है। ऑपिलेंट का मतलब क्या होता है? पहली बात तो इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। फेक, ग्लूमी, रिच या फिर सेल्फिश। क्या होगा सही आंसर? सबसे पहले ऑपिलेंट का क्या मतलब होता है? तो ऑपिलेंट ऐसे व्यक्ति के लिए यूज़ होता है जो बहुत ज़्यादा रिच होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा अमीर व्यक्ति के लिए यूज़ होता है। दूसरा, जब किसी ऐसी प्लेस को जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मटेरियल से डेकोरेट की गई चीज़, तो उसके लिए भी ऑपुलेंट का इस्तेमाल होता है। हालांकि अगर ऑप्शंस में हम देखेंगे तो सिमिलैरिटी किससे आ रही है? वो आ रही है ऑप्शन सी, रिच से। मैंने बताया ना कि जो एक्सट्रीम रिच होते हैं उनके लिए ऑपुलेंट का यूज़ होता है। ठीक है, राइट आंसर इज ऑप्शन सी। अच्छा, बाकी के शब्द, फेक का मतलब आपको पता है। ग्लूमी क्या होता है? ग्लूमी का मतलब होता है समथिंग दैट इज़ डार्क, जिसकी वजह से जैसे होता है ना कि बहुत दुख भरा डार्क चीज़, तो वो होता है ग्लूमी। ग्लूमी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें क्या बताना है? सिमिलर, अगेन सिनोनिम की बात की जा रही है जो सिमिलर मीनिंग हो। किसकी? मोरोज़ की। ठीक है, मोरोज़ क्या होता है? मोरोज़ ऐसे व्यक्ति के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो बैड टेम्पर्ड होता है, जो बहुत बदमिजाज व्यक्ति होता है, इसकी हरकतें ठीक नहीं होती, हमेशा गुस्से में रहना, ऐसे व्यक्ति के लिए मोरोज़ का इस्तेमाल होता है। ऑप्शंस हैं फ्लैटर, ग्लूमी, फ्रेंडली, सैवी। अच्छा, फ्लैटर का क्या मतलब होता है? जो चापलूस होता है ना उसके लिए फ्लैटर का इस्तेमाल होता है। फ्लैटर तो होगा नहीं। फ्रेंडली मतलब जो
दोस्ती वाला भाव रखता है। सैवी क्या होता है? सैवी बहुत अच्छा शब्द है, इसको आप अपने लिए यूज़ कर सकते हैं। सैवी क्या होता है? सैवी ऐसे व्यक्ति के लिए यूज़ किया जाता है जिसके अंदर एक बेहतर कॉमन सेंस होता है और गुड जजमेंट होता है ना। मतलब सोचने समझने की जो समझ होती है, ठीक है, वो एक प्रॉपर डेवलप्ड होती है। ऐसे नहीं कि कोई बेवकूफ़ी भरी हरकतें कर रहा है, मतलब एक गुड कॉमन सेंस और एक अच्छा जजमेंट होता है चीज़ों को लेके, सिचुएशंस को लेकर, तो उसके लिए सैवी का इस्तेमाल होता है, ठीक है। बट अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ग्लूमी। ग्लूमी का मतलब मैंने क्या बताया था कि समथिंग दैट इज़ डार्क, दैट मेक्स यू फील बैड, है ना, उदासी से भरा। तो मोरोज का भी वही से मिलता जुलता मैंने बताया ना, बैड टेम्पर्ड, बदमिजाज, अच्छा बर्ताव ना करना, तो उससे मिलता जुलता क्या होगा? सिमिलर टू ग्लूमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें क्या बताना? ऑपोजिट बताना है शब्द का। शब्द है इर्क, ठीक है। तो आपने सुना होगा, ऑप्शंस देखो पहले देख लेते हैं। क्या अट्रैक्ट? अट्रैक्ट का क्या मतलब होता है? आकर्षण करना, है ना, आकर्षित करना। डिस्करेज क्या होता है? तो एनकरेज का मतलब होता है किसी को प्रोत्साहन देना, और डिस्करेज का मतलब क्या हो गया? उसका उल्टा, है ना, निरुत्साहित करना कह सकते हो। प्लीज़ का मतलब होता है किसी को खुश करना, एंड इरिटेट का मतलब क्या होता है? किसी को अनॉय करना, चिड़चिड़ा करना, इरिटेट करना। एंड इर्क का भी सेम ही मतलब होता है, एंड दैट इज़ वाई ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। इर्क का मतलब भी होता है किसी को अनॉय करना, किसी को इरिटेट करना, और इरिटेट तो एज इट इज़ लिखा ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें बताना है ऑपोजिट, ठीक है, किसका? ग्रोटेस्क का। अच्छा, पता है आपको एफकैट का अभी जल्दी में एग्ज़ाम था 10 तारीख को, ठीक है, 10 अगस्त को एग्ज़ाम था। उसमें एज इट इज़ क्वेश्चन पूछा था ग्रोटेस्क का मतलब, ठीक है। और ये सोचो कितना इंपॉर्टेंट शब्द है। अभी अभी ज़्यादा पुराना भी समय नहीं हुआ है, 3-4 दिन पहले की बात है, ठीक है। 10 अगस्त को एफकैट के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा गया। तो ग्रोटेस्क का मतलब क्या होता है? ग्रोटेस्क का मतलब होता है ऐसी चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो बहुत बेतुका होता है। हिंदी में जिसको बोलते हैं अजीबोगरीब, या फिर भद्दा, या एक शब्द में बोले विकृत, है ना, जो फॉर्मलेस हो, पर्टिकुलर एक फॉर्मेशन में ना हो, है ना, तो वो होता है ग्रोटेस्क। अब इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। फ्री का मतलब होता है, पता ही है, फ्री। एंड ऑड, ऑड का मतलब विषम। प्लेन का मतलब सादा। एंड क्वियर का मतलब भी होता है समथिंग दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम समथिंग, है ना, एक स्ट्रेंज या फिर अनयूजुअल। तो ग्रोटेस्क का भी मतलब होता है अनयूजुअल या विकृत। तो जब विकृत का इस्तेमाल किया जा रहा है यानी कि वो सही फॉर्मेशन में नहीं है ना, तो सही फॉर्मेशन का उल्टा क्या होगा? राइट आंसर विल बी प्लेन, है ना। तो प्लेन का मतलब क्या होता है? एकदम सपाट, सतह, यानी कि एक फॉर्मेशन में है ना, सपाट है। तो ग्रोटेस्क का उल्टा जो होगा, ऑपोजिट, वो क्या होगा? प्लेन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इडियम्स या फ्रेजेस जो भी हैं उनका मतलब बताना है। लिखा हुआ है टू कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर, ठीक है। ऑप्शंस में क्या क्या है? अवॉइड स्टार्वेशन, क्रैक द डील, एंट्री प्रोहिबिटेड, या फिर हैविंग अ प्लेजेंट टूर। अच्छा, कई लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, इसमें लगा देंगे एंट्री प्रोहिबिटेड, बट ऐसा नहीं है, गलत है। राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, अवॉइड स्टार्वेशन, है ना, भुखमरी को अवॉइड करना। कैसे? देखो, एक्चुअल में जो कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर का मतलब होता है इतना पैसा कमा लेना, मतलब इतना एटलीस्ट पैसा होना कि आप भूखे, कम से कम आप भूखे नहीं मरोगे, है ना, भुखमरी नहीं आएगी। मिनिमम से मिनिमम आपके पास पैसा है कि भाई भूखे नहीं मरोगे। तो इसको ऐसे याद कर सकते हो कि पहले के ज़माने में क्या होता था, जब लोग जंगलों में रहते थे, तो जो भी कुटिया झोपड़ी बना के रहते थे, तो वहाँ उनके लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स किन चीज़ों से होती थी? जो भी सामान रखते थे खाने पीने का। पहले के ज़माने में लोग मांसाहारी होते थे, है ना, जो आदि मानव लोग थे, वो झोपड़ियों में रहते थे, गुफाओं में रहते थे, और मांस का सेवन करते थे। तो उनके लिए जो खाना होता था, उसके सबसे बड़े दुश्मन कौन होते थे? जो जंगली जानवर होते थे, भेड़िया हो गया, शेर हो गया। तो टू कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर, यानी कि आपका जो दरवाज़ा है उससे वुल्फ को, यानी कि भेड़ियों को दूर रखो। इट मीन्स कि जो आपका खाना है एटलीस्ट उसको बचा के रखो। अगर वो चला गया, भेड़िया आके खा गया, तो आप भूखे मरोगे। तो इट मीन्स कि अगर भेड़िए को दूर रख रहे हो तो इसका मतलब है आप अपनी भुखमरी को दूर कर रहे हो। समझिए, ऐसे याद कर सकते हो, मैं जस्ट बता रहा हूँ, ठीक है। सो राइट आंसर विल बी अवॉइड स्टार्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीथिंग प्रॉब्लम्स, इसका क्या मतलब है? अच्छा, टीथ का मतलब वही दांत होता है ना, तो दांतों से जुड़ी समस्या से क्या संबंध, क्या सेंस निकल के आ सकता है? ऑप्शंस है ओरल प्रॉब्लम्स। देखो, ये तो होगा नहीं, बहुत लोग कंफ्यूज जाते हैं कभी भी। मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में क्या होता है, जो इडियम या फ्रेज़ लिखा होता है
उसका एज इट इज़ लिटरल मीनिंग कभी नहीं होता है, ठीक है। ज़्यादातर केसेस में ऐसा ही होता है, कुछ कुछ केसेस में तो सामने दिख जाता है, बट ज़्यादातर केसेस में वो एज इट इज़ नहीं होता है, कुछ ना कुछ अलग से मतलब होता है। खैर ऑप्शंस को देख लेते हैं। प्रॉब्लम्स एट द स्टार्ट ऑफ ए न्यू प्रोजेक्ट, प्रॉब्लम्स फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम इन एडजस्टिंग इन द न्यू प्लेस, या फिर प्रॉब्लम ऑफ हैविंग अ गुड डेंटिस्ट। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, प्रॉब्लम्स एट द स्टार्ट ऑफ अ न्यू प्रोजेक्ट। देखो टीदिंग प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, इसको ऐसे याद कर सकते हो, जैसे जो छोटा बच्चा होता है ना, जब बच्चों को जब दांत निकल रहे होते हैं ना छोटे बचपने में, बहुत छोटे पे, तो उनको ना बहुत समस्याएं होती हैं। आपने देखा होगा, आपने कभी छोटे बच्चे को देखा होगा या उनकी माँ से सुना होगा, जब बच्चों के दांत निकल रहे होते हैं दूध के, तो उनको बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, बुखार आता है, पेट में दर्द होता है, बच्चे रोते बहुत हैं, है ना। तो वहीं से ही इसको याद कर सकते हो, प्रॉब्लम्स एट द स्टार्ट ऑफ अ न्यू प्रोजेक्ट। किसी न्यू प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने में जो प्रॉब्लम्स आती हैं, है ना, उसको ही इडियम्स में यूज़ करते हैं कैसे, टीदिंग प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इम्प्रूवमेंट का केस है। सेंटेंस है, शी डिड नॉट लाइक टू हैव कॉफ़ी नॉर आई डिड। देखो बहुत सिंपल सा है, आप अगर थोड़ा बहुत भी इंग्लिश पढ़ते होंगे तो इसका तुरंत आप अंदाज़ा लगा सकते हो। खैर मैं समझा दे रहा हूँ। शी डिड नॉट लाइक टू हैव कॉफ़ी मतलब उसको कॉफ़ी नहीं चाहिए थी, ऐसा समझो, उसको कॉफ़ी नहीं चाहिए थी और ना ही मुझे, ये इसका मतलब हुआ इस सेंटेंस का। तो ऐसे जो सेंटेंसेज होते हैं कि उसको कॉफ़ी नहीं चाहिए थे और ना ही मुझे, ऐसे के लिए क्या यूज़ होता है, जो सेकंड वाला होता है ना, उसके लिए होता है नॉट डिड आई। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। सो सही सेंटेंस क्या होगा, शी डिड नॉट लाइक टू हैव कॉफ़ी नॉर डिड आई, दिस इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन इम्प्रूव करना है, किसका इम्प्रूवमेंट करना है, जो ब्रैकेट में पार्ट है। ताजमहल इज़ अ वर्थ सीइंग मोन्यूमेंट इन आगरा। देखो ऑप्शंस में क्या क्या है, अ मोन्यूमेंट टू सी इट्स वर्थ, अ मोमेंट मोन्यूमेंट टू सी इट्स वर्थ, गलत है, ये तो होगा ही नहीं। अ मोन्यूमेंट वर्थ सीइंग, वन ऑफ वर्थ सीइंग मोन्यूमेंट्स, या फिर नो इम्प्रूवमेंट। देखो राइट आंसर विल बी, करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन बी। कैसे, देखो यहाँ पे जो सीइंग का इस्तेमाल है ना, ये एक जिरंड के तरीके से यूज़ किया गया है, ठीक है। जिरंड क्या होता है, ऐसे वर्ब्स जो कि आईएनजी फॉर्म में होती हैं, बट वो एज अ वर्ब ना यूज़ होकर के वो एज अ नाउन यूज़ की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे जिरंड जो है सीइंग है, और इसके पहले जो यूज़ किया गया है एडजेक्टिव, नाउन के पहले एडजेक्टिव यूज़ होता है, एडजेक्टिव क्या है, वर्थ, ठीक है। अब नाउन के पहले एडजेक्टिव किया गया, और एडजेक्टिव के पहले क्या होगा, एक मॉन्यूमेंट की बात की जा रही है, तो एक्चुअल में जो राइट सीक्वेंस होगा, ताजमहल इज़ अ मॉन्यूमेंट वर्थ सीइंग, है ना, देखने योग्य है इन आगरा। राइट सीक्वेंस जो होगा वो होगा ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन हमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूट बताना है किसका, दैट विच कैन नॉट बी करेक्टेड, ऐसी चीज़ जिसको करेक्ट ना किया जा सकता हो। ऑप्शंस में क्या क्या है, इम्प्रेग्नेबल, इमोलेशन, इनकरेजिबल, या फिर इनएलिजिबल। अच्छा ऑप्शंस में जो शब्द लिखे हैं इनका मतलब देख लेते हैं। इम्प्रेग्नेबल का क्या मतलब होता है, इम्प्रेग्नेबल ऐसे व्यक्ति या ऐसे किसी चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है जिसको तोड़ा ना जा सके, जिसको हराया ना जा सके, इसका खंडन ना किया जा सके, तो वो होता है इम्प्रेग्नेबल। तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। इमोलेशन क्या होता है, इमोलेशन का मतलब होता है सेक्रीफाइस ऑफ समथिंग और समवन, जैसे यूज़ किया जाता है सेल्फ इमोलेशन। तो सेल्फ इमोलेशन कहाँ पे यूज़ किया जाता है, जब कुछ व्यक्ति आत्महत्या वगैरह कर लेते हैं तो उनके लिए क्या होता है, सेल्फ इमोलेशन। हालांकि ये एज इट इज़ कभी भी इतने एक्सट्रीम वे में भी नहीं यूज़ होता है, हालांकि होता है, बट कहीं कहीं ऐसे भी यूज़ किया जाता है जब आदमी अपना सेल्फ रेस्पेक्ट बहुत गंवा देता है ना, सेल्फ रेस्पेक्ट एकदम ख़त्म कर देता है, तो उसका भी एक होता है ना कि आत्मग्लानि से जब भर जाता है, तो आदमी क्या कहता है, सेल्फ इमोलेशन यूज़ होता है, ठीक है। तो इमोलेशन तो होगा नहीं। इनएलिजिबल क्या होता है आपको पता ही, जो एलिजिबल नहीं है वो इनएलिजिबल, सिंपल सी बात है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, इनकरेजिबल। तो करेक्ट होता है क्या, सही, करेक्ट सही बनता है करेजिबल, और करेजिबल का मतलब जिसको करेक्ट किया जा सके, और जिसको करेक्ट ना किया जा सके उसके लिए क्या होगा, इनकरेजिबल। जैसे इन जहाँ पे भी लगता है वो नेगेटिव सेंस हो जाता है, जैसे कंप्लीट का उल्टा इनकम्प्लीट, फॉर्मल का उल्टा इनफॉर्मल, सिक्योर का उल्टा इनसिक्योर, वैसे ही करेजिबल का उल्टा इनकरेजिबल। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है दैट विच कैन नॉट बी करेक्टेड, इसका मतलब होगा इनकरेजिबल, और अगर यहीं पे होता दैट विच कैन बी करेक्टेड तो वो क्या होता, करेजिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड या फ्रेजेस में बताना है, अ पर्सन हु इज़ ब्लेम्ड फॉर द रॉन्ग डूइंग्स ऑफ अदर्स। तो ऐसा व्यक्ति जो गलत काम किसी और ने किया बट ब्लेम किसी और को मिल रहा है, ऐसे व्यक्ति के लिए क्या यूज़ होता है, मतलब जिसके ऊपर बिना वजह का झूठ मूठ का ब्लेम लगाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं। ऑप्शंस हैं, बर्सर, कैप्टर, फ्लैग्मेटिक, स्केपगोट। देखो हर एक शब्द का मतलब बता दे रहा हूँ।
बर्सर क्या होता है? बर्सर ऐसे व्यक्ति के लिए यूज़ होता है जो किसी स्कूल, किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज के फाइनेंशियल मैटर्स को जो मैनेज करता है, उसके लिए बर्सर का इस्तेमाल होता है। तो ये तो होगा नहीं। कैप्टर क्या होता है? कैप्टर वो होता है जो कैप्टिविटी में रखता है, यानी कि क्या, कैप्टर ऐसे व्यक्ति के लिए यूज़ होता है जो किसी को बंदी बनाता है, बंदी बनाने वाले को कैप्टर बोलते हैं। ठीक है, तो ये दोनों तो होगा नहीं। फ्लैगमेटिक क्या होता है? फ्लैगमेटिक ऐसे व्यक्ति के लिए यूज़ किया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा इमोशनल व्यक्ति नहीं होता, बहुत शांत स्वभाव का व्यक्ति होता है, शांत चित्त वाला, उसके लिए फ्लैगमेटिक होता है। ये तो होगा नहीं। राइट आंसर इज़ ऑप्शन डी, स्केपगोट, जिसको बोलते हैं हिंदी में क्या, बलि का बकरा, है ना। तो बलि का बकरा क्या हो गया कि गलतियाँ किसी और ने करी, भुगत कोई और रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, किसकी स्पेलिंग गलत है? ऑप्शंस आर कंसीव, लेजर, नीस या फिर रेन। तो आपके हिसाब से किस शब्द की स्पेलिंग गलत है? देखो, राइट आंसर इज़ ऑप्शन सी। ठीक है, हर एक शब्द का मतलब देख लेते हैं। कंसीव क्या होता है? कंसीव के दो मतलब होते हैं। पहला कि प्रेग्नेंट होना, जैसे हम सुनते हैं ना कि अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तो लोग क्या बोलते हैं कि उनको बेबी कंसीव हो गया है ना। तो जब कोई प्रेग्नेंट होता है उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है कंसीव। दूसरा सेंस होता है किसी नए आइडिया या किसी नए प्लान के बारे में सोचना, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कंसीव। ठीक, तो कंसीव की स्पेलिंग सही है, बिल्कुल सही है। लीजर क्या होता है? लीजर मैंने पहले भी कई सारे टेस्ट में क्वेश्चन सॉल्व करवाया। लीजर का मतलब होता है, जैसे हम बात करते हैं ना कि लेजर टाइम, यानी कि जो आपके मौज मस्ती करने का, जो इन्जॉय करने का समय होता है, वो लेजर टाइम होता है। तो वहीं से ही बनता है लेजर। रेन क्या होता है? रेन आपने सुना होगा कि एक तो देखो इसका दो मतलब होता है। पहला, जो किसी जानवर के ऊपर जब सवारी की जाती है तो जो लगाम होती है, फॉर एग्जांपल घोड़े की जो लगाम होती है उसको भी रेन कहते हैं। दूसरा, जो शासन होता है किसी राजा का, उसको भी रेन कहते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना कि इन द रेन ऑफ चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, यानी कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है? किसकी स्पेलिंग गलत है? नीस। इसकी स्पेलिंग क्या होगी? NIECE। नीस का मतलब भतीजी या भांजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब अगला बताना है फिर से कि किसकी स्पेलिंग इनकरेक्ट है। डिक्शनरी, इरेलीवेंट, पेरिशेबल या फिर टेंजिबल। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, डिक्शनरी की स्पेलिंग गलत है, बाकी के सारी स्पेलिंग सही हैं। इरेलीवेंट, जो कि रेलेवेंट यानी कि रेलेवेंट नहीं है। पेरिशेबल ऐसे चीज़ के लिए यूज़ होता है जो कि आसानी से इन द सेंस कि बहुत जल्दी ख़राब हो जाए, तो वो पेरिशेबल होता है। जैसे इस शब्द का इस्तेमाल बहुत बहुत अच्छी तरीके से एक बुक में किया गया है। एक बुक है, राइटर है मिच ऑल्बॉम, और उस बुक का नाम है ट्यूसडेज विद मॉरी। ठीक है, तो इस बुक में क्या होता है, बहुत अच्छी बुक है, आई सजेस्ट कि आप लोग पढ़िएगा, इंग्लिश में है। एंड राइटर होते हैं मिच एल्बॉम, उनके एक प्रोफेसर होते हैं मोरी श्वार्ट्ज़। तो वो अपने डेथ बेड पे होते हैं, उनके जीवन का अंत समय चल रहा होता है, और वो जो स्टूडेंट होता है वो अपने मास्टर से, यानी कि जो उनका प्रोफेसर होता है, वो हर मंगलवार अपने मास्टर से मिलते हैं, यानी कि अपने प्रोफेसर से मिलते हैं कॉलेज के, और उनसे हर मंगलवार कुछ बातें करते हैं। हर एक मंगलवार अलग अलग टॉपिक पे होता है। जैसे एक किसी दिन बात करेंगे वो इन अबाउट लव लाइफ, फिर किसी दिन करियर के बारे में बात करेंगे, फिर किसी दिन आपके जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं लाइफ में उसके बारे में बात करेंगे, किसी दिन फिर फैमिली के बारे में बात करते हैं। तो ऐसे इट्स अ वेरी गुड बुक। और ख़ास बात ये है कि जो वो प्रोफेसर होते हैं वो अपने पूरे लाइफ लॉन्ग 70-80 साल के वो प्रोफेसर होते हैं, उन्होंने जो अपने जीवन में सीखा उन सब का वो एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं उन हर एक टॉपिक्स पे। ठीक है, तो इट्स अ वेरी गुड रीड, आई सजेस्ट यू पढ़िएगा ज़रूर। तो उसी में जो मोरी श्वार्ट्ज़ होते हैं, जो प्रोफेसर होते हैं, वो एक लाइन यूज़ करते हैं कई बार कि लव ईच अदर और पेरिश, यानी कि एक दूसरे को खूब सारा प्यार करो, अगर नहीं कर पा रहे हो तो इससे अच्छा ख़त्म हो जाओ, है ना। तो उनका कहना होता है। इट्स अ वेरी गुड बुक, पढ़िएगा ज़रूर। तो वहीं से ही याद आया मुझे पेरिशेबल। तो पेरिशेबल का मतलब होता है कि जल्दी से ख़राब हो जाने वाला, ख़त्म हो जाने वाला, वो होता है पेरिशेबल। टेंजिबल क्या होता है? टेंजिबल का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जिसको आसानी से देखा जा सके या टच किया जा सके, फील किया जा सके। और इसको ऐसे याद रख सकते हो, जो हमारे भारत में इंटेंजिबल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स होती हैं। तो इंटेंजिबल यानी कि जिसको ना क्लियरली देखा जा सके या छुआ ना जा सके, फील ना किया जा सके। ऐसे ही एक इंटेंजिबल साइट अभी रिसेंट में ऐड की गई यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भारत में, क्या, गरबा डांस गुजरात का। तो वो क्या है, एक इंटेंजिबल है ना। अब जो गरबा डांस है वो पर्टिकुलर कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं जिसको आप छू सकते हो, है ना। डांस को परफॉर्म करने वाले लोग होते हैं, वो डांस दे सकते हो, बट कोई ऐसी पर्टिकुलर चीज़, ऐसी वस्तु तो नहीं है कि वो रखी हुई और आपने जाके छू ली। तो वो इंटेंजिबल है।
और टेंजिबल क्या हो गई कि कोई ऐसी चीज़ जो क्लियरली देखी जा सके, फील की जा सके। सो स्पेलिंग किसकी गलत है? डिक्शनरी की गलत है। इसमें क्या होगा, इसमें एन के बाद में ए लगेगा, ठीक है। तो DICTIONARY डिक्शनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन PQRS बताना है, सही फॉर्मेशन। सेंटेंस लिखा हुआ इट हैड बीन 17 years सिंस वी हैड सीन ईच अदर। वन डल डार्क डे इन ऑटम आई वॉज ट्रैवलिंग ऑन हॉर्स बैक थ्रू अ ड्रेरी। अच्छा, ड्रेरी क्या होता है? ड्रेरी का मतलब होता है बोरिंग, समथिंग दैट इज़ नॉट इंटरेस्टिंग, ठीक। स्ट्रेच ऑफ कंट्री साइड, कंट्री साइड गाँव को बोलते हैं, ठीक है। तो एक डल डार्क डे, पतझड़ का महीना था, पतझड़ का दिन था। आई वॉज ट्रैवलिंग ऑन हॉर्स बैक थ्रू अ ड्रेरी स्ट्रेच ऑफ कंट्री साइड। दिस वॉज द हाउस ऑफ रॉड्रिक अशर हु हैड बीन माई चाइल्डहुड पॉल। अच्छा, पॉल क्या होता है पता है? पॉल का मतलब होता है दोस्त, मित्र। आपने वो सुना होगा एक पे पॉल, तो लोग पेपल पेपल बोलते हैं, बट एक्चुअली दैट्स पे पॉल। पॉल का मतलब होता है दोस्त, मित्र, ठीक है। एंड चौथा सेंटेंस है एट नाइट फॉल आई केम इन साइट ऑफ द हाउस ऑफ अशर। तो अगर ये सेंटेंस चारों पढ़ते हो तो जो दूसरा सेंटेंस है क्यू, कह रहा है कि एक ऑटम में एक डार्क डे था, आई वॉज ट्रैवलिंग ऑन हॉर्स बैक थ्रू अ ड्रेरी स्ट्रेच ऑफ कंट्री साइड, एंड उसके जस्ट बाद में उसको क्या दिखता है? रात में वो एक घर देखता है, ठीक है। तो क्यू के बाद में एग्जैक्ट एस तो आएगा। अब ऑप्शंस में देख लो कि कौन से ऑप्शन में क्यू के बाद जस्ट एस है। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ठीक है, अंदाज़ा लगा ही सकते हो। फिर एस के बाद में क्या आ जाएगा? आर, दिस वॉज द हाउस ऑफ रॉड्रिक अशर, क्योंकि हाउस ऑफ अशर की जब बात की गई यहाँ पे तो उस हाउस का डिस्क्रिप्शन दे दिया गया अगले ही सेंटेंस में, तो एस के जस्ट बाद में आर आ जाएगा, और दैट इज़ वाई ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन हमें बात करनी है PQRS। तो सेंटेंस लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू वेरियस एस्टिमेट्स बिटवीन 1942 एंड 44 देयर वर अप्रॉक्सीमेटली 400 विक्टिम्स ऑफ दिस प्रैक्टिकल, एक मिनट, of this practice daily in Warsaw alone with numbers on some days reaching several thousands। तो इस सेंटेंस में देख रहे हो कि किसी एक पर्टिकुलर प्रैक्टिस की बात की जा रही है और कुछ नंबर्स की बात की जा रही है, विद नंबर्स, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अ कॉमन जर्मन प्रैक्टिस इन ऑक्यूपाइड पोलैंड वॉज टू राउंड अप रैंडम सिविलियंस ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ पोलिश सिटीज़। तो इतना ध्यान आया आपको कि सबसे पहले क्या होगा? क्यू होगा, क्योंकि जस्ट क्यू के बाद में क्या आ रहा है कि क्यू में जो सेंटेंस लिखा हुआ है यहाँ पे एक प्रैक्टिस की बात की जा रही है, और जस्ट जो पी लिखा हुआ है, पी में ही उसी प्रैक्टिस के बारे में और थोड़ा डिटेल दी जा रही है, ठीक है। तो क्यू के जस्ट बाद में पी आएगा। कौन कौन से ऑप्शन में है? देखो, पहले और दूसरे में तो नहीं है, तो अब बचा क्या? सी और डी। तो एक तो QSPR है और QPRS है, तो क्यू के बाद में पी होगा। अब क्यू के बाद में जस्ट पी है, तो कौन सा लगाना है आपको? या ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, दैट्स इट। कुछ ज़्यादा नहीं इसमें तामझाम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्टिव पैसिव जो भी है उसको चेंज करना है। तो लिखा हुआ एन एलिफेंट में बी हेल्प्ड इवन बाई एन एंट। तो देखो ये पैसिव में लिखा हुआ है, एक्टिव में क्या होगा? तो एन एलिफेंट में बी हेल्प्ड इवन बाई एन एंट, तो इसका उल्टा क्या होगा? एंट पहले आएगा, एलिफेंट बाद में आएगा। तो एन एंट कैन इवन हेल्प अ एलिफेंट, या फिर एन एंट में। तो देखो क्या आएगा, यहाँ पे यूज़ हुआ है मे का, ठीक है, एंड दैट्स वाई ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। कहीं ज़्यादा कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है इसका। एन एलिफेंट में बी हेल्प्ड इवन बाई एन एंट का एक्टिव क्या होगा? एन एंट में इवन हेल्प अ एलिफेंट। एक्चुअली में यहाँ पे जो एलिफेंट के पहले ए लगा हुआ है ना, वो गलत है, एन होता है, ठीक है, एन एलिफेंट होता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच लिखा हुआ है, उसका बताना है। तो ये डायरेक्ट लिखा हुआ है प्लीज़ डोंट क्राई ही सेड, इसका उल्टा क्या होगा? ही बेग्ड दैट आई शुड नॉट क्राई। कहीं भी इसमें शुड का तो यूज़ है नहीं, तो ये तो गलत होगा। ही सेड टू प्लीज़ हिम एंड नॉट क्राई, गलत। प्लीज़ हिम का मतलब हो गया उसको खुश करना, तो ये तो गलत सेंटेंस हो, मतलब गलत सेंस दे दिया। फिर ही टोल्ड मी नॉट टू क्राई, देखो अगर सिंपली बोलता तो वो होता, बट यहाँ पे प्लीज़ का इस्तेमाल किया गया है, इम्परेटिव सेंटेंस का यूज़ किया गया है, एंड दैट्स वाई यहाँ पे ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ही बेग्ड मी नॉट टू क्राई, ठीक है, क्योंकि प्लीज़ का इस्तेमाल हुआ है तो बेग भी आएगा उसके साथ में, ठीक है, एंड दैट्स वाई ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। फिर नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 21। हमें क्या करना है? फिल इन द ब्लैंक्स करना है। कह रहा है द ऑफ लेक्चर्स कुड बी इन्हेंस्ड बाई इंट्रोड्यूसिंग द लेक्चर विद अ ब्रीफ रिव्यू ऑफ द, देखो क्या, किस लेक्चर का, क्या लेक्चर के किस पर्टिकुलर एस्पेक्ट की बात की जा रही है? कंडीशन की, इफेक्टिवनेस की, या फिर एफिशिएंसी, या फिर इंटरेस्ट की? राइट आंसर इज ऑप्शन बी,
तो अगर इसको सेंटेंस में आप पुट करते हो तो क्या होगा, द इफेक्टिवनेस ऑफ लेक्चर्स कुड बी इन्हेंस्ड बाय इंट्रोड्यूसिंग द लेक्चर विद अ ब्रीफ रिव्यू ऑफ द वर्क। अब वर्क कैसा देखते हैं, तो विद अ ब्रीफ रिव्यू ऑफ द वर्क इट शुड ऑल्सो बी इंडिकेटेड हाउ द डेज लेक्चर। देखो तो कह रहा है कि जब कोई किसी चीज़ के बारे में अगर लेक्चर देने जा रहे हो तो उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में उससे रिलेटेड जो पहले की कोई चीज़ होगी अगर उसको आप बता देते हो किसी लेक्चर में तो दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू एंड जो सामने सुन रहा है उसके लिए भी। तो जो पहली चीज़ आ चुकी है यानी कि जो वहाँ पे एक ब्रीफ रिव्यू दिया जा रहा है विद ब्रीफ रिव्यू ऑफ द वर्क, तो वो कैसा वर्क होना चाहिए, पहले का वर्क होना चाहिए, एंड दैट्स वाई ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। सो करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा, मैं मार्क कर दे रहा हूँ, द इफेक्टिवनेस ऑफ लेक्चर्स कुड बी इन्हेंस्ड बाय इंट्रोड्यूसिंग द लेक्चर विद अ ब्रीफ रिव्यू ऑफ द वर्क प्रिसीडिंग। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट पे आ जाते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 23, इट शुड ऑल्सो बी इंडिकेटेड हाउ द डेज लेक्चर इनटू द कोर्स पैटर्न। और ये भी इंडिकेट किया जाना चाहिए कि जो कोर्स पैटर्न है उसमें वो लेक्चर कैसे क्या ऐड होता है या फिट होता है या गेट होता है या लेट्स होता है। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। तो उस कोर्स पैटर्न में कैसे वो लेक्चर फिट होता है। ठीक है, राइट आंसर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 24, अ लेक्चर शुड, अगर हम पैसेज को पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है इनटू द कोर्स पैटर्न। अगेन अ लेक्चर शुड बी प्रेजेंटेड इन वन अनब्रोकन डिस्कोर्स। तो एक लेक्चर को एक अनब्रोकन डिस्कोर्स में कैसे प्रेजेंट किया जाना चाहिए। देखिए आपने देखा होगा और ये एक्सपीरियंस भी किया होगा, एक गुड लेक्चर क्या होता है जिसमें बीच बीच में फ्रैक्शंस हो, थोड़ा सा ब्रेक्स मिले। क्योंकि अगर एक कोई लेक्चर बिना किसी ब्रेक के कंटिन्यूसली दिया जाएगा तो वो बोरियत भरा हो जाएगा ना, बोर होने लगेंगे लोग। तो उसके लिए क्या होगा, राइट आंसर विल बी क्या, कंटिन्यूस अगर लेक्चर होगा तो वो नेगेटिव सेंस देगा। ऑफन का भी मतलब होता है अक्सर, तो वो भी नेगेटिव सेंस दे देगा। रैंडमली यूज़ सही सेंस नहीं है, सही सेंस इस पे यहाँ पे होगा सेल्डम। ठीक है, तो अगर इसको फिट करते हो, अ लेक्चर शुड सेल्डम बी प्रेजेंटेड इन वन अनब्रोकन डिस्कोर्स। तो सेल्डम का क्या मतलब होता है, सेल्डम का अर्थ होता है शायद ही कभी। ठीक है, तो एक लेक्चर को शायद ही कभी अनब्रोकन डिस्कोर्स में करना चाहिए और एक्चुअल में ऐसा होना चाहिए। एक लेक्चर बिना ब्रेक के बहुत ख़राब हो जाता है ना, लोग बोर होने लगते हैं। और उसी को आगे एक्सप्लेन किया गया है, क्या कहा गया, अनलेस एक्सेप्शनली इंटरेस्टिंग अ लॉन्ग लेक्चर स्ट्रेन्स द, क्या जो लंबा लेक्चर होता है वो स्ट्रेन करता है किसको, ऑफ अ कंसंट्रेटेड लिसनिंग कॉजिंग इंटरमिटेंट वेंडरिंग ऑफ अटेंशन एंड लॉस ऑफ कंटिन्यूटी इन थॉट। तो या तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लेक्चर होगा तब आदमी बिना कुछ ब्रेक के कर देगा, अदरवाइज मेजर पोर्शंस में क्या होता है, अगर बिना रोके या बिना किसी ब्रेक के लेक्चर दिया जाता है तो लोग उससे क्या होता है, उनकी जो कंसंट्रेटेड लिसनिंग होती है वो भंग होती है। उससे क्या होता है, इंटरमिटेंट वेंडरिंग ऑफ अटेंशन उनका बीच बीच में टूटता रहता है ना, उनके थॉट्स की जो कंटिन्यूटी होती है वो लॉस होती है। एंड दैट्स वाई जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट विल बी द ऑप्शन बी, कैपेसिटी इज़ द राइट आंसर, है ना। अ लॉन्ग लेक्चर स्ट्रेन्स द कैपेसिटी ऑफ अ कंसंट्रेटेड लिसनिंग कॉजिंग इंटरमिटेंट wandering of attention and loss of continuity in thought. So these were 25 questions जो कि आपके प्रीवियस क्वेश्चन में पूछा गया है, 2017 में क्वेश्चन आया था। ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन पेपर है, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि मैंने कहीं रैंडमली क्वेश्चन उठा लिया है। ये एज इट इज़ क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आई होप आपको समझ आया होगा, आपने अपनी प्रिपरेशन में कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करी होगी एंड आशा करता हूँ ये अच्छा लगा होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए ताकि उनकी भी हेल्प हो। और आपने कितने क्वेश्चन सही करेक्ट किए, आपका जो भी सही अटेम्प्ट रहा है, आप कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, जय हिंद।